बिहार की राजधानी में पोस्टर लगा हुआ है, लिखा है बिहार में दिखा केंद्र में दिखेगा। पोस्टर में जो कुछ कहा गया है उसका संदेश यह है कि 2024 के आम चुनाव से पहले बिहार की तरह केंद्र में भी उनकी सरकार बनेगी। बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को उम्मीद है कि विपक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगा और सत्ता में लौटेगा। अगला आम चुनाव होने में अब 2 साल से भी कम का समय है। ऐसे में सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है और सभी दल अभी से ही इसकी तैयारी में लग गए हैं। नीतीश कुमार ने दावा करते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे तो 2024 के चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर आ जाएगी। नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि वो इसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश के इस बयान में कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सूत्रों ने बताया कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संबोधन में नीतीश कुमार ने बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने के अपने प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को उन लोगों के लिए अपने मतभेदों को दफनाने की जरूरत है जो विकल्प की तलाश में है। मतभेद और विकल्प, इन 2 शब्दों पर गौर करिएगा। मतभेद किस तरह के हैं विपक्ष में? विपक्ष में सबसे बड़ा मतभेद तो यह है कि पीएम का चेहरा कौन होगा। क्या नीतीश कुमार के पीछे पूरा विपक्ष चल पड़ेगा और उसमें केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसी बड़ी ताकतें शामिल होंगी, और क्यों कर वो इन्हें अपना नेता मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और विकल्प बनाना है तो इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखाई देता कि सभी दल एक छाते के नीचे आ जाएं। लेकिन वो छाता किसका होगा? ममता बनर्जी का, अरविंद केजरीवाल का, नीतीश कुमार का, केसीआर का, शरद पवार का या किसी और का? नीतीश कुमार हालांकि दावा कर रहे हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए काम करना है, और शायद केसीआर ने भी उन्हें यही कहा है। विपक्ष के एकजुट होने पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। इस मीटिंग में देश भर के विपक्षी दलों में एकजुटता स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत भी किया गया है, ऐसी भी खबरें हैं। 17 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जेडीयू के 50 विधायक भी नहीं हैं। सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर कैसे आएंगे, ये अपने आप में सवाल है, और ये सवाल बीजेपी भी खड़े कर रही है। बीजेपी के तेज तर्रार नेता गिरिराज सिंह के बयान आप लगातार सुन रहे होंगे। इसके अलावा उन पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। ये बात सही है। नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा था, आपको याद होगा, एक बयान आया था, हमने रिपोर्ट भी बनाई है कि जो सीएम के लायक नहीं वो पीएम कैसे बनेंगे। ये बात बीजेपी ने इसलिए उठाई थी क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है। पिछली बार भी बहुत कम सीटों पर सिमटने के बावजूद बीजेपी की वजह से वो मुख्यमंत्री बन गए और अभी आरजेडी की वजह से बने हुए हैं। अगर जनता के बीच लोकप्रियता के लिहाज से सीटों की गणना की जाए या सीटों के आधार पर लोकप्रियता का आकलन किया जाए तो तेजस्वी यादव तो ज्यादा लोकप्रिय दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार का कद वो है कि उनके पीछे पूरा विपक्ष चल पाए? ये बहुत गंभीर सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि जिस पार्टी की 2022 में करीब 300 सांसद हैं, दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में सरकार है, उसे 2024 चुनाव में 50 सीटों पर समेटने का नीतीश का दावा कितना सच है और ऐसा कौन सा प्लान बना रहे हैं? नीतीश कुमार पूरी तरह आर पार के मूड में हैं, मगर सिर्फ मूड से मुकाबला नहीं किया जा सकता। वैसे नीतीश ने कम से कम बीजेपी के खिलाफ खुलेआम मोर्चा तो खोल ही दिया है। उनके बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी तैयारी किस राह पर है, और ये तैयारी वो कब से कर रहे थे। वो पहले से इस तैयारी में थे। क्या वो केंद्र की राजनीति में कूदेंगे और 2024 के चुनाव को दिमाग में रखेंगे? उनके प्लान में सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना सबसे बड़ा मकसद दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार का आक्रामक रवैया तब सामने आया है जब मणिपुर में बीजेपी ने जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जब हम एनडीए से अलग हुए तो मणिपुर के हमारे सभी 6 विधायक आए और हमसे मिले और हमें आश्वासन दिया कि वो जेडीयू के साथ हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, वो विधायकों को पार्टियों से तोड़ रहे हैं, है ना? ये सवाल भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या ये संवैधानिक है? विपक्ष 2024 के चुनाव के लिए एकजुट होगा। नीतीश कुमार संवैधानिक प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा अब, और जिनके विरोध में चुनाव लड़ा, उनके साथ में जाकर उन्होंने सरकार बना रही और जिसके साथ में लड़े थे उसे विपक्ष में बैठा दिया। इसी बात को बीजेपी अपने तरीके से कह रही है कि क्या ये संवैधानिक है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इससे नीतीश कुमार की अपनी लोकप्रियता बिहार में घटेगी, या फिर महागठबंधन का प्रयोग सिर्फ ये बताने के लिए है कि बिहार में या फिर देश में बीजेपी से नाराज जितने भी लोग हैं, मतदाता हैं, वो इस मोर्चे के साथ आ जाएं और वोट करने लगे? उदाहरण के लिए पंजाब का प्रयोग है। पंजाब में विकल्प का अभाव था, लिहाजा केजरीवाल वहां बड़ी ताकत बनकर उभरे।
गुजरात में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार कमजोर हुई है और कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के खिलाफ वोट करने वालों को दिखाई नहीं देता। ऐसे में क्या केजरीवाल उनके लिए उम्मीद की किरण बनेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और शायद इस तरह के सवाल ही नीतीश कुमार को ताकत दे रहे हैं। 2020 में भी अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे। बिहार में जेडीयू के एनडीए में रहते हुए साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि इन विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को लगता है कि ये बड़ी ताकत है और 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे ताकतवर चेहरे के तौर पर सामने आएगा। बीजेपी भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है लेकिन कोई चांस नहीं लेना चाहती है। यह बीजेपी की रणनीति थी कि धीरे धीरे सभी दलों को इकट्ठा कर दिया जाए और उस रणनीति में वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक किस्म की आखिरी लड़ाई होगी क्योंकि यहाँ पर विपक्षी एकता यदि बीजेपी पर भारी पड़ती है या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, इस तरह से बीजेपी की सीटें अगर आगामी लोकसभा चुनाव में कम होती हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा और अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल करना ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बात कह दी कि 50 सीटों पर सिमट जाएगी। हालांकि पूर्ण बहुमत से अकेले बीजेपी को रोकना, सिर्फ गठबंधन या एनडीए को नहीं, अकेले बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोकना पहली चुनौती होगी। और अगर नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में या 2024 के चुनाव में बीजेपी की चुनौती को बढ़ाने के तमाम प्रयास किए जाएं। विपक्षी एकजुटता का अभाव, मतभेद जिनकी बात खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो ये स्पष्ट करते हैं कि ऐसा मोर्चा बनाना आसान नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका फोकस पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल है और जहां पर भी जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ ताकतवर दिख रहा है उसको वो समर्थन करते चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने शरद पवार, ममता बनर्जी के पाले में गेंद डालते हुए स्पष्ट कर दिया कि जैसा हमारे नेता कहेंगे हम वैसा करेंगे। इस सारी बातों से एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि विपक्षी एकता में अभी जबरदस्त अभाव है और इस अभाव की बहुत बड़ी वजह है कि चेहरा कौन होगा। ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार होंगे, केसीआर होंगे या फिर शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती में से कोई चेहरा सामने आ सकता है। महत्वाकांक्षाओं की बात करें तो इनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसके चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर मोदी के खिलाफ खड़ा किया जाए। नीतीश कुमार की यह चाहत पहले से रही है और ममता बनर्जी की रही है और अरविंद केजरीवाल, उनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में अपने आप को बड़ी ताकत बनाया है और वो लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। लिहाजा देखना होगा कि क्या किसी एक चेहरे पर पूरा विपक्ष सहमति बना पाता है और क्या नीतीश कुमार अपने प्रयासों में कामयाब हो पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।